हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड और टीजीटी साइंस के प्रैक्टिस सेट की सीरीज मैं आपके लिए लेके आया था और उसमें एक प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूं जिसकी 6 वीडियोस मैंने अपलोड की है। फ्रेंड्स, आज शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2 और इसकी ये वीडियो नंबर 1 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जाम में स्पेसिफिक है, एग्जाम के पैटर्न के बेस्ड है और सभी तरह के क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, चाहे वो टफ हो चाहे इजी हो कैसा भी। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हीट चेंज एट द कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू विच ऑफ दीज। ये कह रहे हैं निश्चित आयतन पर ऊष्मा परिवर्तन निम्न में से किसके बराबर है। फ्रेंड देखो, ये जो आपको निकालना है, एक इक्वेशन होती है डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इट मीन्स किसी भी सिस्टम को दी गई ऊष्मा उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज करने और उस सिस्टम द्वारा किए गए कार्य के सम के बराबर होती है, किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कह रहे हैं अगर इसमें सिस्टम में निश्चित आयतन था, यानी कि जो डेल्टा वी था वो निश्चित है, दैट इज डेल्टा वी शुड बी जीरो, ये जीरो हो गया। ठीक है, तब जो ये ऊष्मा इन्होंने दी, दैट इज क्यू लिखता हूँ मैं या फिर क्यू वी लिखता हूँ, बात एक ही है। तो ये जो निश्चित आयतन पे उसको ऊष्मा दी गई है वो किसके बराबर होगी। तो देखो फ्रेंड्स, हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, पी डेल्टा वी, दैट इज वर्क डन। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन अगर हम निकालना चाहे तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या हो गया, डेल्टा यू और पी डेल्टा वी, दैट इज जीरो। ठीक है, तो डेल्टा क्यू सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर हो गया, डेल्टा यू के बराबर हो गया। ठीक है, डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। तो हमें पता लगता है कि स्थिर आयतन पर, निश्चित आयतन पर किसी भी सिस्टम को, किसी भी सिस्टम को दी गई जो ऊष्मा है वो किस में परिवर्तन के बराबर होती है, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होती है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। ए इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, इस तरह के सारे जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस सेट में मैं करा चुका हूँ, सारे के सारे प्रोसेस बता चुका हूँ, कब कौन सी चीज़ अगर निश्चित होती है तो उससे क्या चेंज आएगा, वो जरूर देखना, हीट वाली वीडियोस में है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मैनी एलिमेंट्स हैव नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मास बिकॉज, कई तत्वों के गैर पूर्णांकीय परमाणु द्रव्यमान होते हैं क्योंकि। देखो फ्रेंड्स, परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बात करें वो भी कई तत्वों के, मतलब ये कह रहा है कि कई तत्वों के जो नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मास होता है वो क्यों आते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन का है तो क्लोरीन का 35.5 होता है, ये क्यों आया, ये कहाँ से आया। इसी तरह का अगर हम हाइड्रोजन का एक्चुअल देखें तो 1.008 होता है। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है। तो इसके कारण के लिए इसने कहा है दे हैव आइसोटॉप विद डिफरेंट मास, उनके विभिन्न द्रव्यमानों वाले आइसोटॉप्स होते हैं। दे हैव आइसोबार हैविंग द नॉन इंटीग्रल मासेस, उनके आइसोबार होते हैं जो गैर पूर्णांक के द्रव्यमान वाले होते हैं। देयर आइसोटॉप है नॉन इंटीग्रल मासेस, उनके आइसोटॉप गैर पूर्णांकीय द्रव्यमान वाले होते हैं। और द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन कंबाइन टू गिव फ्रैक्शनल मासेस, संगठन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर भिन्नात्मक द्रव्यमान बनाते हैं। तो ये यानी इनके भिन्नात्मक द्रव्यमान होने का क्या कारण है, नॉन इंटीग्रल मास होने का क्या कारण है। तो इनका जो मास होता है, सुनो ध्यान से, वो ये होता है कि जो इनके आइसोटॉप्स होते हैं, जो इनके क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं, उनके जो मास है वो डिफरेंट होते हैं, उनके डिफरेंट मासेस होते हैं, डिफरेंट मासेस होते हैं। और ये जो मास आता है जनरली उनके रेशो से आता है, उनके एक तरह से एवरेज से आता है। ओके, तो अगर मैं आपको क्लोरीन के एग्जांपल की बात करूं तो क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स होते हैं, एक होता है 17Cl35, एक होता है 17Cl37। अब ये होता है 75% और ये होता है 25%। तो जब इन दोनों का एवरेज करके आप निकालोगे, जब इनका एवरेज करके निकालोगे तो आपके पास जो आएगा वो कितना आएगा, 35.5। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, दोनों के दोनों क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है, तो नॉन इंटीग्रल नहीं होता। तो सी ऑप्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि उसने कहा हैव नॉन इंटीग्रल, तो नॉन इंटीग्रल नहीं है। लेकिन जब हम इन आइसोटॉप्स का एवरेज करते हैं तो नॉन इंटीग्रल आ जाता है। तो हमारे पास ए ऑप्शन इज करेक्ट दैट दे हैव आइसोटॉप विद डिफरेंट मासेस, उनके पास आइसोटॉप होते हैं डिफरेंट मासेस वाले। सो ए इज द करेक्ट आंसर। सी क्यों नहीं है, क्योंकि आइसोटॉप्स का नॉन इंटीग्रल नहीं होता, नॉन इंटीग्रल तो बाद में आता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स आर यूजुअली फ्रैक्शनल बिकॉज, ये भी लगभग सेम ही क्वेश्चन है। तत्वों के परमाणविक द्रव्यमान साधारणतः भिन्नात्मक होते हैं क्यों, ड्यू टू द आइसोटॉप्स। ओके, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, दीज आर द मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स, क्योंकि ये समस्थानिकों के मिश्रण होते हैं। ठीक है,
किससे मिलता है? आइसोटॉप से। ध्यान रखना, एटॉमिक मास अगर एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है वो आइसोटॉप्स के कारण आता है। आइसोबार अलग अलग एलिमेंट का केस है, तो वहाँ पे आइसोबार अलग अलग एलिमेंट का केस है, ठीक है। वो सेम क्यों होता है? वो आइसोबार्स के कारण होते हैं। अलग अलग एलिमेंट के सेम क्यों होते हैं? वो आइसोबार्स के कारण होती है। लेकिन अगर एक ही एलिमेंट के सेम एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास फ्रैक्शनल की बात करें, तो वो क्यों होते हैं? वो किसके कारण होता है? आइसोटॉप्स के कारण होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ए सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट शेप एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम। द सब्सटेंसेस, एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, वो बताओ क्या होता है? तो वो सॉलिड होता है, ये तो पता ही होगा, बेसिक डेफिनेशन है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल आर, इनमें से क्षारीय मृदा धातु कौन कौन सी है? क्षारीय मृदा धातु बतानी है फ्रेंड्स। क्षारीय मृदा धातु हमारे आते हैं ग्रुप 2 में आती हैं, और कौन से उससे होती हैं? एस ब्लॉक से होती हैं। तो जल्दी से बता दो कौन कौन सी हैं, अगर नहीं पता तो सुनो। ग्रुप 2 में हमारे पास आता है बेरिलियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है स्ट्रोंशियम, फिर आता है हमारा बेरियम, उसके बाद आता है रेडियम। ओके, तो ये सब होते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से कौन कौन से हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारी तीनों की तीनों क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो फ्रेंड देखो, जैसे इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल आया, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये अल्कोली मेटल है। पहले वाले कौन है? अल्कोली मेटल, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, G1 के हैं, ठीक है। इसकी बात करूँ और इनकी बात करूँ, ये दोनों के दोनों जो हैं, ये वाली हमारी क्या है? ये ब्लॉक का है। कौन से ब्लॉक का है? ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और ये भी हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अब फ्रेंड्स एक और बात ध्यान रखिएगा, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये जो होते हैं इन्हें कॉइनेज मेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉइनेज मेटल, क्योंकि जनरली इनके कॉइन्स वगैरह इन्हीं के बनते थे। धातु जो होती हैं जनरली, ज्वेलरी वगैरह, वो इन्हीं के बनते हैं, कॉइन वगैरह इन्हीं के बनते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सिंपल सी बात थी, मैंने बता दी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 56 बिलोंग, ये कह रहे हैं वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 56 है आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको इसका आइसो कह रहा हूँ, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 56 का। 56 क्या होता है? बेरियम होता है, ठीक है। इसका क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। 3d10 के बाद फ्रेंड्स इसमें आता है 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6, और इसमें आ जाएगा 6s2। तो फ्रेंड्स ये वाला होता है, ठीक है। बेरियम का क्या होता है? 6s2। अब देख लो इन्हें जोड़ के, 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18 10, 18 10 28, ठीक है। 28 और 2 30, और 6 36, और 10 46, और 2 46, और 2 48, 48 और 6 54, और 2 56, दैट इज 6s2। तो अब ये किस में आ रहा है फ्रेंड्स? क्योंकि s2 अगर आ रहा है तो ये s ब्लॉक का एलिमेंट है, एक बात तो हमें यहाँ से पता लगती है। दूसरी बात है, अगर S2 आ रहा है तो ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आउटर मोस्ट शेल जो आ रही है लास्ट 6 है, तो इसका जो पीरियड नंबर आएगा फ्रेंड्स वो भी कितना आएगा? वो 6 आएगा। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए इनसे, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ये कौन से ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट KNaLi एंड Be विल वेरी इन द ऑर्डर। ये कह रहे हैं पोटेशियम की, सोडियम की, लिथियम की और बेरिलियम की परमाणु त्रिज्याओं के परिवर्तित होने का क्रम बताना है। तो फ्रेंड देखो, अब मैं बात करता हूँ, देखो इनको पहले हम लिख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ लिथियम और बेरिलियम, तो लिथियम हमारा ग्रुप 1 में है, बेरिलियम ग्रुप 2 में है। और अगर सोडियम और पोटेशियम की बात करूँ तो ये इसके लिथियम के नीचे है, पहले सोडियम फिर पोटेशियम, इस तरह से है। अब इसमें आप ध्यान दो, आप कैसे लगाओगे? देखो, एक तो नीचे जाते हुए इंक्रीज होती है, ये आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक रेडियस नीचे जाते हुए बढ़ती है। और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये डिक्रीज होती है। तो ये क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो नीचे वाले सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा तो इसकी हो गई, समझो बात को, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसकी हो गई, उससे कम सोडियम की, उससे कम लिथियम की, और सबसे कम किसकी होगी? बेरिलियम की। तो ऑर्डर क्या आएगा कि पोटेशियम की सबसे ज़्यादा, सोडियम की उससे कम, लिथियम की उससे कम, और सबसे कम किसकी? बेरिलियम की हो जाएगी। सबसे कम किसकी हो जाएगी? बेरिलियम की हो जाएगी। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगी? ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया ना? तो हमें क्या करना होता है? पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देखना है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए घटती है, ऊपर से नीचे जाते हुए बढ़ती है। तो जो नीचे वाले हैं उनकी सबसे बड़ी, और जो ऊपर वाले हैं उनकी सबसे छोटी, और फिर अगर तुम लेफ्ट वाले को भी देखोगे तो और भी कम हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ?
तो ये कंसेप्ट इस तरह से आप कर सकते हैं, और इसके अलावा तो कोई तरीका और है नहीं, इस तरह की चीज़ें इसमें ऐसे ही की जाएंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एग्जिबिट, ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाता है? डायमैग्नेटिज्म प्रतिचुंबकत्व, पैरामैग्नेटिज्म अनुचुंबकत्व, फेरोमैग्नेटिज्म लौह चुंबकत्व, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म प्रतिलोह चुंबकत्व। फ्रेंड देखो, ये जो मैग्नेटिज्म वाला सिस्टम है, मैं आपको बताता हूँ, मैग्नेटिक वाले की एक पूरी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने केमिस्ट्री के अंदर कितनी जगह मैग्नेटिज्म आता है और उसका क्या रीज़न होता है वो आपको बता रखा है। उसमें मैंने सभी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, चाहे वो आपके मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट वाले हों, चाहे आयनिक वाले हों, चाहे कैसे भी। अगर वो मैग्नेटिज्म शो कर सकता है तो उसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं कि कंसेप्ट क्या है। फिलहाल मैं यहाँ पे शॉर्ट में भी आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो मैग्नेटिज्म निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। इसके अलावा दूसरा कोई कंसेप्ट नहीं है जो आपको बता सके ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो मैग्नेटिक क्यों है। ओके, अब एमओटी के लिए डायग्राम कैसे बनाते हैं, मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू बताता हूँ। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, जब हम एमओटी की बात करते हैं कुछ कंसेप्ट याद रखना। सबसे पहली बात तो होती है, इसमें दो तरह के ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। दो तरह के ऑर्बिटल बनते हैं, एक तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एक बनते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। एक चीज़ क्लियर है। अब इनको फिलअप करने का एक प्रोसेस होता है, ये कहाँ से बढ़े जाते हैं, लो टू हाई एनर्जी, लो टू हाई एनर्जी तक बढ़े जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ऑर्डर होता है फ्रेंड्स, वो अभी जब मैं लिखूंगा तब आपको पता लग जाएगा। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम है, बीच में हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास किस में आता है, 1s2 में। ऑक्सीजन एटम का आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p4, यही तो होता है भाई, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो 1s2 में 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। फ्रेंड, जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। नए ऑर्बिटल में दो तरह के ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। जो एंटी बॉन्डिंग है वो हाई एनर्जी के होते हैं, ठीक है, इन्हें हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग। और ये कैसे होते हैं, हाई एनर्जी के होते हैं, ठीक है। और ये वाले जो नीचे वाले होते हैं इन्हें हम बॉन्डिंग कहते हैं, जो बॉन्ड बनाना चाहते हैं, और ये लो एनर्जी के होते हैं, एनर्जी ऊपर जाते हुए इंक्रीज हो रही है। ओके, तो क्लियर हुआ। अब होता क्या है इसमें से कि ये भी इसका 1s2 है, ये भी इस एटम का 1s2 है, दोनों में से इलेक्ट्रॉन आते हैं, दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन पहले तो जाते हैं बॉन्डिंग में, लोअर एनर्जी वाले में। फिर अगर एटम बच गए तो दोनों में से एक एक किस में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। तो 1s2 का ऐसे फिलअप होगा। सेकेंड बात करते हैं 2s2 की, तो 2s2 में भी सेम, दो ही ऑर्बिटल है, जितने ऑर्बिटल हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे, दो ही नए बनेंगे, ठीक है। दो ही नए ऑर्बिटल्स बन गए। दो नए ऑर्बिटल्स में से आपको पता लग गया होगा नीचे वाला कौन सा है, बताओ नीचे वाला क्या है, ये है लो एनर्जी का, दैट इज बॉन्डिंग। और ऊपर वाला कैसा है, हाई वाला है, ये नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग। अब इसमें से भी दो इलेक्ट्रॉन पहले नीचे वाले में, लो वाले में, फिर दोनों ऊपर वाले में। पहले पेयरिंग करनी है फ्रेंड्स, और उसके बाद ही अगले में जाना है। अब हमारे पास सबसे खास आ गया 2p4। तो 2p4 में देखो होता क्या है, 2p4 में दोनों ऑक्सीजन के पास मिलाकर के कितने ऑर्बिटल हैं, दोनों और के पास मिलाकर के 6 ऑर्बिटल हैं। तो फ्रेंड 6 नए बनते हैं, लेकिन 6 नए में जो हमारा मॉलिक्यूल्स में पी बनता है उसकी स्प्लिटिंग होती है, वो दो पार्ट में टूटता है, जिसमें दो एक साथ होते हैं, एक अकेला होता है, दो एक साथ एक अकेला होता है, इस तरह से, ठीक है। अब 6 बन रहे हैं, तो 6 में से ध्यान दो, 3 तो मैंने नीचे बनाए, 3 ही ऊपर बनेंगे। अब ऊपर वाले कौन से होंगे, एंटी बॉन्डिंग, और नीचे वाले कौन से होंगे, बॉन्डिंग, ठीक है। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। देखो क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पर भी 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं, क्योंकि 2p4 का है, ये किसका है, 2p4 का। एक ऑक्सीजन एटम इधर, एक ऑक्सीजन एटम इधर, बीच में हमारा O2 बन रहा है, ठीक। तो अब देखो, पहले इन दोनों में से एक एक गया किसमें, सबसे नीचे वाले में, दैट इज सिग्मा 2pz में, एक एक चला जाएगा। जब ये फेल होगा तब ऊपर जाएगा। अब हमारे पास जो ये पाई टोपी एक्स होता है, इसकी एनर्जी पाई टोपी वाई के बराबर होती है, इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, दे हैव द सेम एनर्जी। अब सेम एनर्जी इसलिए साइड साइड रखे हुए हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे आता है, इनमें जाता है एक एक करके, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ। अब हमारे पास कितने चले गए, दो और दो 4 चले गए, अभी भी हमारे पास काफ़ी बचे हुए होंगे भाई। मान लो इधर से एक गया, इधर से एक गया, वो कम हो गया। फिर क्या हुआ, एक एक और चला गया, वो भी कम हो गया, 4 चले गए। फिर अब फिर से एक एक जाएगा, तो 6 यहाँ पे जा चुके हैं, और दोनों साइड में मिला के कितने, 8। तो जो दो बचे अब वो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग वाले में, ऐसे। अब आप कहोगे सर इसमें हमने केवल एक्स में क्यों नहीं दे दिया, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है, तो पहले एक एक्स में और एक वाई में जाएगा, बाद में पेयरिंग होगी,
ठीक है, तो जिनकी एनर्जी सेम है उनमें पहले एक एक जाएगा हुंस के अकॉर्डिंग और फिर बाद में पेयरिंग होगी। ठीक, तो यहाँ पर सारे खत्म हो गए। ठीक है, तो अब ध्यान दो, हमें पता है लास्ट में हमारे पास क्या आया है, लास्ट में हमारे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए जिनकी पेयरिंग नहीं हुई, दो अनपेयर्ड आए। अब इन्हीं अनपेयर्ड के कारण ये जो सब्सटेंस है वो कैसा है, पैरा मैग्नेटिक है। कैसा है, पैरामैग्नेटिक। समझ जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुई बात। तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें दो अनपेयर्ड आ रहे हैं, तो ये कैसा होता है, बी इज द करेक्ट आंसर, इट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो मैं यहाँ पे पढ़ने सिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे चार थे, इधर भी चार थे, तो इन चार में से एक इधर से उठाओ, एक इधर से उठाओ। पहले उन दोनों को किस में भर दिया हमने, उन दोनों को भर दिया इसमें। उसके बाद हमने क्या करा, फिर से एक एक कम किया, फिर से एक एक कम किया, वो एक इसमें गया, एक इसमें, फिर एक और कम होगा, एक इसमें, एक इसमें, और ऊपर वाले में क्योंकि एनर्जी सेम है तो दोनों में एक एक गया। तो कुल मिला के 8 में से 6 बॉन्डिंग में गए और 2 एंटी बॉन्डिंग में गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिस्टम है इसको भरने का। बाकी मैंने बताया मैग्नेटिज्म वाली वीडियो है पूरी, बहुत अच्छी वीडियो है और काफ़ी ज़्यादा उस पर व्यू भी आए थे, तो आप उसे देख लीजिए, आपको सब मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक एमओटी बॉन्ड ऑर्डर सब निकालना आ जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, इन एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम वैल्यूज फॉर ऑल द फोर क्वांटम नंबर, दिस इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यह कहलाता है, किसका प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है, हुंस रूल है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, या पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। सो दिस इज द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसने कहा था कि भाई चारों क्वांटम नंबर्स जो हैं सेम नहीं हो सकते, वो किसने कहा था, पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के, कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम संख्याओं के समान समान नहीं हो सकते। अगर 3 के समान हैं तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू अलग रहेगी, एक के लिए प्लस हाफ, एक की माइनस हाफ, दे हैड डिफरेंट रोटेशन, उनका जो रोटेशन होगा वो अलग हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, फ्रेंड्स बहुत इजी से क्वेश्चन है, लेकिन आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो इसमें न्यूट्रॉन पूछा गया है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये की थी चैडविक ने की थी, 1932 में की थी, 1932 में। ठीक है, और कैसे की थी, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इनका एक्सपेरिमेंट था दैट ऑन द बेरिलियम मेटल बॉम्बार्डेड बाय अल्फा पार्टिकल्स। कि जो हमारा बेरिलियम मेटल था उस पे इन्होंने किसकी बौछार कर दी थी, अल्फा पार्टिकल्स की, जिससे क्या मिला था, न्यूट्रॉन मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बेसिक डिस्कवरी जो चीज़ों की है वो भी पता होनी चाहिए, पढ़ लेना एक बार, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देख के चले जाना, कब हुई थी, कैसे हुई थी, ये सब एक्सपेरिमेंट भी पता होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। हाउ मेनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर देयर फॉर एल इज इक्वल टू। फ्रेंड्स, एल बराबर 2 के लिए कुल कितनी चुंबकीय क्वांटम संख्या होती हैं, ये बताना है। तो फ्रेंड्स, एल के लिए अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर संख्याओं की बात करें तो वो होती है 2l+1। कितनी होती है, 2 × l+1। तो एल बराबर अगर 2 है तो एम बराबर क्या हो जाएगी, एम बराबर हो जाएगी 2 × 2+1, दैट इज 5। आंसर कितना आ गया, 5। तो कुल मिला के कुल चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान कितने हो गए, 5 हो गए। अब होती कौन कौन सी है वो सुनो, 5 कौन से होते हैं, देखो ये शुरू होती है -l से लेकर, एफ बराबर क्या होता है, -l से लेके 0 से लेके +l तक। ठीक है, तो -2 -1 फिर 0 फिर +1 फिर +2, तो -l से लेके +l तक की सारी होती है। अब कितनी आई बताओ, 5 आई, दैट इज वही हमारा आंसर था, 5। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। एक कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल D10 इज, पूर्ण रूपेण पूरी द्विकक्षक होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक गोलीय सममित, ऑक्टाहेड्रली सिमेट्रिक अष्टफलकीय सममिति, टेट्राहेड्रली सिमेट्रिकल चतुष्फलकीय सममिति। शेप डिपेंड ऑन द एटम, परमाणु पर आकृति निर्भर करती है। फ्रेंड ध्यान दो, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, चाहे हाफ फिल्ड आ जाए और चाहे फुल्ली फिल्ड आ जाए और कोई सा भी ऑर्बिटल आ जाए, अगर वो फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड है तो फ्रेंड वो होता है स्फेरिकली सिमेट्रिकल। क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। अब ऐसा इसलिए होता है कि शेप भले ही कोई भी हो, लेकिन अगर सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो एक दूसरे से रिपल्सन के कारण घूमते रहते हैं, जो इसलिए हमें क्या लगता है, वो बिल्कुल स्फेरिकली सिमेट्रिकल लगता है। ठीक है, कहीं कुछ कम ज्यादा नहीं होता, तो इसलिए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द आउटरमोस्ट
शेल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कोली मेटल। निम्न में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सबसे भारी कक्ष में एल्कोली धातु की विशेषता है? इसका मतलब ये कह रहे हैं कि एल्कोली मेटल्स के लिए सबसे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। तो फ्रेंड्स अगर मैं एल्कोली मेटल्स की बात करूँ तो इनके जो आउटरमोस्ट का होता है वैसे जनरली जो होता है NS1 होता है, ये होता है NS1। तो अगर मैं देखूँ तो NS1 इसमें भी है, इसमें भी दो ऑप्शन हो रहे हैं। तो इससे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, NS1 से पहले होता है N-1 N-1 S2P6, ये कंप्लीट होना चाहिए। इट मीन्स N-1 S2 भी कंप्लीट होना चाहिए, N-1 P6 भी कंप्लीट होना चाहिए, उससे के बाद आना चाहिए NS2। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सही है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, डी नहीं होता। फ्रेंड्स अगर D10 आ रहा है तो उसके बाद जो आएगा वो P6 पे जाके ख़त्म होगा। ठीक है, P6 या P मतलब 1 2 3 4 5 P में से कुछ भी आ सकता है। तो एल्कोली मेटल्स के लिए कौन सा होता है? NS1 हमें पता था, हमें एक और चीज़ पता लगी कि अगर उससे पहले वाला पूछा जाए तो N-1 S2 P6 होता है। ओके, आई होप कि चीज़ें तो ईजी लगी होंगी, समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, बहुत ईजी ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन परमाणु की बोहर त्रिज्या होती है। तो इसका कुल मिला के उन्होंने फॉर्मूला दे दिया, यही हमें बताना होता है। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन परमाणु या बोहर एटम, ठीक है, मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, पूरी सेपरेट वीडियो, उसमें सब बताया हुआ है किसका क्या फॉर्मूला होता है। तो मैंने आर का फॉर्मूला जो उसमें बताया था वो बताया था n²h² अपॉन 4π² me², ये फॉर्मूला होता है आर का। ठीक, अब बहुत हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं तो हम अगर n बराबर 1 रखते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए, n बराबर 1 रखते हैं तो r बराबर क्या हो जाता है? r बराबर होता है h² अपॉन 4π² me², ये चीज़ आ जाती है। सो कौन सा आंसर हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन को नहीं देखना, अपने कंसेप्ट याद करके जाओ, अपने फॉर्मूले याद करके जाओ, क्वेश्चन को बिना देखे भी काम चल जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? निम्न में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय साम्यता प्रदर्शित करेगा? फ्रेंड ज्यामितीय साम्यता की अगर बात करूं तो ये सिर्फ डबल बॉन्ड वालों में होती है। किस में होती है? सिर्फ डबल बॉन्ड वालों में। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले में ही होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में होती है? डबल बॉन्ड वालों में होती है। अब ये दो टाइप की होती है, एक सिस होती है और एक ट्रांस होती है। ठीक है, तो ये इनमें से किस में होती है? तो जिसमें डबल बॉन्ड होगा, तो अगर मैं बात करूँ 2 ब्यूटेन, इसमें डबल बॉन्ड है। ब्यूटाइन की बात करूँ, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये नहीं होगा। 2 ब्यूटेनॉल नहीं है, 2 ब्यूटेनॉल इसमें भी नहीं है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा हो गया? ए। अब बात करते हैं बनाने की। तो देखो ब्यूटीन का मतलब क्या होता है? 4 कार्बन है। 2 ब्यूटेन का मतलब है कि सेकंड नंबर पे हमारे पास ईन है, दैट इज एल्कीन है, अनसैचुरेशन है सेकंड नंबर पे। ओके, अब इसके कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनते हैं सुनो। अगर मैं इनमें हाइड्रोजन फिल करने को, इस पे 3 आएंगे, इस पे 1 आएगा, इस पे 1 आएगा, इस पे 1 आएगा। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब आइसोमर्स की बात करता हूँ, तो आइसोमर्स में ये देखो, जब हम इनका इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको, तो एक स्ट्रक्चर तो ये बनता है, दूसरा ये बनता है जिसमें CH3H और यहाँ पर रोटेशन हो जाती है इस तरह से, मतलब ये जो है दूसरा चेंज हो जाता है। तो जिसमें सेम साइड सेम ग्रुप होते हैं उसे हम बोलते हैं सिस, जिसमें अपोजिट साइड होते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, अब आप कहोगे सर एक बात तो बताओ, मान लो मॉलिक्यूल है, वो डबल बॉन्ड से घूम के ऐसा हो जाएगा तो ये बन जाएगा? नहीं, ये दोनों अलग अलग इसलिए हैं बिकॉज डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों के दोनों और रोटेशन को अलाउड नहीं करते, डज नॉट रोटेट। ओके, ये रोटेट नहीं करते, डबल बॉन्ड के कारण रोटेशन नहीं होती कि ये घूम के एक ही मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होता, अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अलग अलग तरीके से बनता है, अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? द नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C7H16 आर। ये कह रहे हैं C7H16 के समावयवी की संख्या बतानी है। फ्रेंड्स आइसोमर्स की संख्या बतानी है। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, आइसोमर्स की संख्या निकालने के लिए कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं होती, और ये जनरली क्या होता है, सब अलग अलग होते हैं। मतलब जैसे अगर हम बात करें तो ये C7 में पूछा है, तो इसके अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली देखूँ तो 8-9 बन जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं C5 की देखूंगा तो इसके नंबर ऑफ अलग बनेंगे, कम ज़्यादा भी बन सकते हैं, 4-5 बन जाएंगे। C3 में और कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये सबके लिए अलग अलग है, तो इसकी कोई शॉर्टकट ट्रिक तो नहीं है। अब सबसे पहली बात, बनेंगे कौन से वो देख लो, वो पता होना जरूरी है कि बनेंगे कौन से।
तो अगर C7H16 की बात करूँ तो फ्रेंड्स ये तो पता लग रहा होगा, ये CnH2n+2 वाले फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है जो कि एल्केन का होता है। किसका होता है? एल्केन का। तो ये तो हमें पता लग गया एक एल्केन है। अब एल्केन अगर है तो एल्केन है मतलब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो इससे हम दो ही तरीके से बना सकते हैं कि एक तो हम ब्रांच्ड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ब्रांच्ड। ठीक, सिर्फ और सिर्फ वैसे मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रांचड ही बना सकते हैं, श्रृंखला वाले ही बना सकते हैं। श्रृंखला वालों से अलग कोई भी नहीं बनेगा। ठीक, अब आपको सर इसका असाइक्लिक बन सकता है क्या? साइक्लिक बन सकता है क्या? साइक्लिक मतलब साइक्लिक बन सकता है क्या? तो नहीं बनेगा। साइक्लिक इसलिए नहीं बनेगा फ्रेंड्स, साइक्लिक में जो होता है कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी मतलब वर्ड रूट या वर्ड फॉर्मूला जो होता है वो एल्कीन वाला फॉलो करते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। जो साइक्लिक वाले अगर आप बनाओगे, चक्रीय यौगिक जो बनाओगे, वो एल्कीन वाले फॉर्मूले के बनते हैं। अब हमारे पास अगर एल्केन आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रांच बनेंगे। अब इसमें ब्रांच में बनेंगे कितने वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो, सबसे सिंपल बनाओ, दैट इज हेप्टेन बनाओ। क्या बनाओ? हेप्टेन। C7H16 है ना, तो हेप्टेन में क्या होगा? CH3 CH2 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 CH2, 5 यूनिट CH2 की आएगी, 2 यूनिट मिथाइल की आएगी। ये चीज़ हो गई। ये क्या है? एन हेप्टेन भी बोल सकते हो, हेप्टेन भी बोल सकते हो। ठीक, सिंपल। अब आपको क्या करना है? देखो सबसे लंबी सीरीज का तो ये बनेगा। अब आपको क्या करना है? सीरीज घटा दी जानी है, और जो सीरीज घटाओगे उसे ही मॉलिक्यूल में अलग अलग जगह जोड़ के अलग अलग आइसोमर्स बनाते जाओ। जैसे सेकंड वाला मेरा क्या बन सकता है? अब मैं 6 कार्बन की सीरीज बनाऊंगा फ्रेंड्स। ये वाली 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट हो गई। एक जो मैंने सीरीज हटाई उसको मैंने सेकंड नंबर पे जोड़ दिया। ठीक है, अगला मेरा क्या बन सकता है कि इसी सीरीज को कहीं और जोड़ के देखूंगा, जैसे कि मैंने थर्ड नंबर पे जोड़ दिया। ठीक है, तो दो ये बन गए। अब इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा 2 मिथाइल। दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप आना है, 2 मिथाइल हेक्सेन। और इसी तरह से इसका क्या नाम हो जाएगा? 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अब 4 मिथाइल हेक्सेन नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आप 4 पे जोड़ने लगो तो दूसरी साइड से 3 नंबर पे बैठेगा। तो 2 बन गए हेक्सेन में। ठीक, अब मैं क्या करूँगा? मैं जो चौथा मॉलिक्यूल बनेगा, जो चौथा बनाऊंगा उसमें मैं क्या करूँगा? 5 कार्बन एटम का बनाऊंगा, यानी एक कार्बन एटम और करूँगा, उसको भी ब्रांच में लेके आऊँगा। तो मैंने क्या करा? मैंने 5 वाले में बनाया और 2 ब्रांच ले ली, 1 2। ठीक है, तो 2 ब्रांच ले ली। अभी तो मैंने अलग अलग पे बनाई, तो ये 2 और 3 हो गया। तो इसका नाम क्या होगा? 2,3 डाई मिथाइल। 2,3 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया। ठीक, इसी में और क्या बन सकता था कि जब मैं सेम कार्बन से भी तो जोड़ सकता था, यानी कि जब मैंने कार्बन की 2 ब्रांच ली छोटी छोटी, तो वो सेम कार्बन से जोड़ दी। तो ये कौन सी बन जाती? ये बन जाती 2,2 डाई मिथाइल। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस इसी तरह से आप करते जाओ और देख लेंगे कितने बनेंगे। मैं फटाफट से बना रहा हूँ, ये बन गई। एक तरीका एक और बन सकता है जिसमें ये दूर दूर भी आ सकते हैं, एक सेकंड नंबर पे आ सकता है और एक फोर्थ नंबर पे आ सकता है। तो एक ये बन गया 2 और 4। तो देखो अब पेंटेन के ही 3 बन गए, 2,4 डाइमिथाइल, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। पेंटेन के कितने बन गए? 3 बन गए। ठीक है फ्रेंड्स, और एक काम और हो सकता था इसी में, मुझे याद आ रहा है। हम कर सकते हैं, एक और बना सकते हैं पेंटेन में ही, 1 2 3 4 5, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं दोनों के दोनों एथाइल ग्रुप को एक ही कार्बन पे जोड़ सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, एक ये बन गया। ओके, अब ये जो आपको जोड़ना पड़ेगा वो 3 नंबर पे जोड़ना पड़ेगा। इसमें आप इसे सेकंड नंबर पे नहीं जोड़ सकते। अगर आप सेकंड नंबर पे जोड़ोगे तो फ्रेंड्स आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगी। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर आप जोड़ोगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगी, जो कि नहीं हो पाएगा। ये मिथाइल हेक्सेन में बन जाएगा, ना कि पेंटेन में। ठीक है, ये वाला सही है। तो इस वाले का नाम क्या होगा? इस वाले का नाम होगा 3 इथाइल। 3 इथाइल पेंटेन। एक ये बन सकता है। तो फ्रेंड देखो, पेंटेन के 3 बन सकते हैं, मैं आपको रिपीट कर, 4 बन सकते हैं पेंटेन में। एक तो बन सकता है मिथाइल मिथाइल ग्रुप में, सेम कार्बन पे, अलग अलग कार्बन पे, दूर वाले कार्बन पे, एक दूसरे पे, एक फोर्थ पे, और एक इथाइल ग्रुप के साथ बन सकता है कि जो 2 मिथाइल ग्रुप है उन्हें जोड़ दिया। ठीक है, तो पेंटेन वाले में 3 बन गए, टोटल मिला के अब तक 7 बने। आठवां देखते हैं। अब कार्बन एक और घटा लो, एक कार्बन और घटाया, 4 कार्बन की सीरीज आ गई। कितने बचे? 3। उन 3 को आप कैसे लगा सकते हो? उन 3 को आप लगा सकते हो कि एक पर तो 2 आ गए, एक पर एक आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2,2,3 मिथाइल ब्यूटेन। एक ये बन गया। तो फ्रेंड्स 8 मेरे बन चुके हैं। अब एक और देख लेते हैं, कौन सा और कोई बन सकता था क्या?
कहीं हमने मिस किया हो कुछ। मुझे लग रहा है एक और बन सकता है इसमें, क्योंकि 8 कोई हमारे पास आंसर ही नहीं है। आंसर हमारे पास कौन सा है, 9 है आंसर। तो एक और देखते हैं वही। ठीक है, देखते हैं एक और कोई मिस हो रहा है क्या। हाँ, इसमें एक और बन सकता था। जैसे मैंने यहाँ 2 2 बनाया, यहाँ पे 3 3 भी बन सकता था। ये दोनों बन सकते थे किसमें, 3 3 पेंटेन वाले में 3 3 पर आ सकते थे दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तीसरे नंबर वाले पे आ सकते, तो ये वाला हमारा एक और बन सकता था, 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल मिला के इसके 9 बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, 9। अब फिर से बता रहा हूँ, इसकी कोई शॉर्टकट ट्रिक तो नहीं है, बस आपको इतना देख लेना है कि अगर एल्केन है तो सारे के सारे ब्रांच वाले बनेंगे। ठीक है, और अगर एल्कीन है तो ब्रांच वाले भी बनेंगे, साइक्लिक भी बन सकता है आइसोमर्स में। ठीक है, जिसे रिंग और रिंग ब्रांच आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, अगर एल्कीन है, और कोई अगर फंक्शनल ग्रुप वाला आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग तो बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। और अब किस तरह से आइसोमर्स बनाने हैं अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो उसके लिए आइसोमरिज्म की पूरी वीडियोस है, उसे जरूर देख लेना, क्योंकि आइसोमर्स से क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आना ही आना है। बात करते हैं, एक ये मैंने यहाँ पे रख दिया, देखो कि आपके पास फॉर्मूला अगर एल्केन का आ जाए, ये सिर्फ और सिर्फ एल्केन के हैं, तो कौन बनेंगे, तो एल्केन के कितने बनेंगे। अगर ब्यूटेन के आ जाए तो 2 ही बनते हैं, पेंटेन आ जाए तो 3 बनते हैं, हेक्सेन आ जाए सिंपल वाला हेक्सेन तो 5 बनेंगे, हेप्टेन के लिए 9 बनेंगे। अब इसमें कोई भी शॉर्टकट ट्रिक आप लगा नहीं सकते, कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, और जनरली कहाँ तक आएंगे, हेप्टेन तक की, क्योंकि अगर ऑक्टेन की बात हो जाए तो 18 बन रहे हैं, और नॉन एन दैट इज C9 वाला आ जाए तो 35 बन रहे हैं, C10 आ जाए तो 75 बन रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा है। खैर, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कोई शॉर्टकट ट्रिक तो नहीं है, बट आप इसे ऊपर वाले 4 को तो याद रख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोपोलीमर। फ्रेंड्स, इसमें ये पूछा है निम्न में से कौन सा एक समांग बहुलक है। अब बात करते हैं कि भाई ये समांग बहुलक या विषमांग बहुलक अगर आ जाए तो ये होते क्या है। देखो फ्रेंड्स, समांग बहुलक दैट इज होमोपोलीमर किसे कहते हैं। देखो, होमोपोलीमर का मतलब क्या है कि इसमें जो मोनोमर यूनिट होती है, यानी कि जो एकल यूनिट होती है, वो एक ही होती है, ओनली सिंगल मोनोमर यूनिट होती है। मोनोमर की एक यूनिट होती है। अब दूसरे जो होते हैं उन्हें हेट्रो नहीं कहते हैं, उन्हें कहते हैं कोपोलीमर। क्या कहते हैं, कोपोलीमर। उसमें क्या होता है, मोर देन मोर देन वन मोनोमर होते हैं, मोर देन वन मोनोमर। अब आप कहोगे सर ये मोनोमर क्या है, पॉलीमर क्या है, इन्हें हम क्या कहेंगे। तो फ्रेंड ध्यान दो, हमारे जो पॉलीमर होते हैं उसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में मिल गए। ठीक, मोनोमर क्या होता है, सिंगल यूनिट होती है। जैसे मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल की यूनिट ये है, एक और सेम ही मॉलिक्यूल की यूनिट है। ठीक है, तो इसको और इन दोनों को अलग अलग सेपरेटली मैं क्या बोलूंगा, मोनोमर बोलूंगा। और ये जब दोनों आपस में जुड़ गई, ये दोनों आपस में जुड़ गई, 2 यूनिट आपस में जुड़ गई, कंबाइन हो गई, तो मैं इसको बोलूंगा पॉलीमर। जब 2 या 2 से ज़्यादा जुड़ जाए, मतलब ये 150 यूनिट आपस में जुड़ गई, तो क्या बन गया, पॉलीमर बन गया। 2 यूनिट जुड़ते जनरली डाइमर बनता है, लेकिन जब बहुत सारी यूनिट जुड़ती है, मान लो ये 10 है, ये 50 है, तो आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, पॉलीमर बना देंगे। ठीक, क्लियर हुई इतनी बात। अब कोपॉलीमर क्या है, कोपॉलीमर का मतलब क्या है, मान लो एक मॉलिक्यूल तो ये वाला है, दूसरा मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप का है। ठीक है, आपस में जुड़ के इन्होंने क्या बनाया, एक नया पॉलीमर बनाया, बिल्कुल ही अलग। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ये जो हमारा, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, कोपॉलीमर। क्योंकि इसमें 2 मोनोमर है, एक ये मोनोमर है जो अलग है फर्स्ट, और ये दूसरा मोनोमर है, दूसरी यूनिट है, सिंगल यूनिट, 2 टाइप की हो गई। ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कोपॉलीमर। समझ में आया। ठीक, तो ये तो मैंने अभी कंसेप्ट समझाया कि होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर क्या होते हैं। अब इसमें से पूछे कि समांग बहुलक कौन सा है, होमोपॉलीमर है कौन सा। तो फ्रेंड, इसमें से जो होता है वो होता है नाइलॉन 6। जो नाइलॉन 6 होता है वो मोनोमर है या होमोपॉलीमर है, मतलब मोनोमर उसमें एक ही होता है, होमोपॉलीमर होता है ये। ठीक है, यानी एक ही टाइप के मोनोमर से मिलके बनता है। अब नाइलॉन 6 का कौन सा होता है, ये होता है कार्पो कैप्रोलैक्टम। क्या होता है, कैप्रोलैक्टम होता है इसका जो पॉलीमर, पॉलीमर के लिए मोनोमर जो होता है वो क्या होता है, कैप्रोलैक्टम होता है। और कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देता हूँ यहीं पे। कैप्रोलैक्टम अगर हम बात करें किस तरह से बनेगा, देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपके लिए। कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है कि
एक तो यूनिट होती है NH, ठीक, कार्बन के साथ ऑक्सीजन। अब इसमें 5 कार्बन लगे होते हैं, तो 1 2 3 4 5 और छठा ये, तो इसे हम कहते हैं कैप्रोलेक्टम। और अगर ये टूट जाए तो ये कुछ इस तरह की सीरीज बनाता है कि CH2 की 5 यूनिट होती है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके मोनोमर का काम करता है, मोनोमर फॉर नाइलॉन 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो टूटा हुआ है, ये जो कैप्रोलेक्टम टूटा, सिर्फ अकेला अपने आप में टूटा ना, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, होमोपोलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोपोलीमर, समांग पॉलीमर। ठीक है, समांग बहुलक, क्योंकि ये एक ही टाइप के मोनोमर से मिलके बना है। अगर दो मोनोमर आपस में जुड़ते तो वो क्या बनाते, वो बनाते कोपोलीमर। चलो उसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर हम बात करें नाइलॉन 66 की, क्योंकि वो इसमें लिखा हुआ भी है, ठीक है, तो नाइलॉन 66 दो चीज़ों से मिलके बनता है। नाइलॉन 66 दो चीज़ों से मिलके बनता है, कौन कौन सी होती हैं वो सुनो। एक तो इसमें यूज़ होता है हेक्साएथिलीन डाइअमाइन, एक तो ये यूज़ होता है। प्लस नाइलॉन 66 में एक यूज़ होता है एडिपिक एसिड। कौन सा होता है, एडिपिक एसिड। दो चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक। अब ये हेक्सा एथिलीन डाइअमाइन क्या होता है, देखो डाइअमाइन है, दैट इज NH2 है, फिर बीच में है हेक्सा एथिलीन, दैट इज एथिलीन की कितनी यूनिट है, 6, और इधर भी NH2, इसे हम कहते हैं हेक्सा एथिलीन डाइअमाइन। प्लस एडिपिक एसिड क्या होता है, एडिपिक एसिड होता है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की यूनिट होती है 2, और बीच में CH2 की यूनिट होती है 4। तो इन दोनों से मिलके क्या बनता है, हमारा नायलॉन 66 बनता है। अब एक मोनोमर ये हो गया और एक मोनोमर ये हो गया, तो दो मोनोमर जुड़ रहे हैं अलग अलग टाइप के, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसलिए हम इसे कहेंगे कोपॉलीमर। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया फ्रेंड्स। तो नायलॉन 66 इज अ समांग होमोपॉलीमर, जो कि वो एक ही टाइप के मोनोमर से मिलके बना है। क्लियर, ओके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। Four alkali metals A, B, C, and D having the respectively standard electropotential are minus 3.05, minus 1.66, minus 0.40 and 0.08। ये कहना है A का जो रिडक्शन पोटेंशियल है 3.05 है, माइनस का 3.05 है, बी का कितना है, माइनस का 1.66 है, सी का कितना है, माइनस के 0.40 है, और डी का कितना है, प्लस के 0.08 है। ये दिया हुआ है। ये कह रहे हैं इनमें से सबसे अधिक अपचायक कौन सा होगा। फ्रेंड्स, ये वाला कंसेप्ट समझा चुका हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में, बहुत अच्छे से समझाया है। तो अगर आपको ये बताना है ना मोस्ट रिड्यूसिंग कौन सा होगा, तो मैं आपको आज एक चीज बता देता हूँ। मोस्ट रिड्यूसिंग के लिए आपको क्या करना है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू लेनी है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। अगर उनके मानक अपचयन विभव दे रखे हैं, मानक विभव या फिर मानक अपचयन विभव, दोनों बात एक ही होती है। ठीक है, मानक अपचयन विभव अगर दे रखे हैं और उसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इनमें से कौन सा होगा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, ए। सो ए इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ये होगा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। और फ्रेंड ध्यान दो, जितना पॉजिटिव होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर मैं बात करूंगा डी की, तो डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे बेस्ट। ठीक है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, मतलब याद क्या, इनका कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, बता दिया, वैसे तो इजी रहा हुआ, बात आपको समझ में आ गई होगी। चलता है क्वेश्चन नंबर 19 पर। द डायमर ऑफ द मेथनॉल हैज़ द स्ट्रक्चर, ये कह रहे हैं मेथनॉल के डायमर की संरचना क्या होती है। फ्रेंड्स देखो, अभी पॉलीमर आया था ना, पॉलीमर आया था, यहाँ डायमर की बात कर रहे थे। तो जब दो छोटी यूनिट मिलके एक बड़ी यूनिट बनाती हैं, दो छोटी यूनिट सिर्फ मिलके एक बड़ी यूनिट बनाती है, उसको हम कहते हैं डायमर। दो छोटी यूनिट मिली एक बनी, डायमर कहते हैं। ठीक, अभी कहना है मैथनॉल के डायमर की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड जो मैथनॉल होता है उसमें जो आपस में जुड़ते हैं ना दो मॉलिक्यूल, वो जुड़ते हैं एच बॉन्डिंग के कारण। तो बस आपको एच बॉन्डिंग ही दिखानी है। तो ये हो गया CH3,
इसके साथ होता है OH। अब एक और दूसरा आ गया सेम टाइप से, ठीक है, ये हमारा क्या है, मेथनॉल है, ये भी हमारा मेथनॉल है। अब इन दोनों में क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है वो दूसरे वाले के हाइड्रोजन से जुड़ता है। इसी तरह से ये चाहे तो इस वाले से भी जुड़ सकता है और चाहे तो किसी और अदर मेथनॉल से भी जुड़ सकता है, समझ गए। तो ये जो बॉन्डिंग हमने दिखाई इस तरह से होती है, यानी ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ता है, हाइड्रोजन के साथ, एंड दिस इज कॉल्ड द H बॉन्ड। ठीक है, तो देख लो इनमें किस में दिखा रखा है। इसमें ध्यान दो, ये जो ऑक्सीजन वाला है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, केवल इन्हीं के बीच बॉन्डिंग होनी है। इस वाले में इस वाले H के साथ दिखाया है नहीं होगी, ठीक। इस वाले में यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच नहीं होगी। यहाँ CH3 के बीच नहीं होगी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ही हो जाएगी, क्योंकि इसने यहाँ हाइड्रोजन के साथ दिखाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पता होना चाहिए, एक का ऑक्सीजन, ठीक है, दूसरे का हाइड्रोजन, वो भी किसका, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन, उसे हम H बॉन्डिंग मानेंगे मेथनॉल के डायमर के अंदर। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा कौन सा बना, डी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। द कंपाउंड विच गिव द मोस्ट सुटेबल कार्बोनियम आयन ऑन द डिहाइड्रेशन इज, वह यौगिक जो डिहाइड्रेशन पर सर्वाधिक स्थायी कार्बोनियम आयन देगा। फ्रेंड्स, कार्बोनियम आयन का मतलब क्या हुआ, कार्बोकेटायन। ठीक है, ये भी चीजें छोटी छोटी पता होनी चाहिए। तो कार्बोनियम आयन, कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो 3 डिग्री क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसमें से जो 3 डिग्री बनाएगा वही सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो यहाँ पर है, ये तो 1 डिग्री बनाएगा क्योंकि इसके बाद एक ही कार्बन है। ठीक, इस वाले की बात करो, ये 3 डिग्री है क्योंकि OH यहाँ पर है। इस वाले की बात करूँ, ये भी 1 डिग्री है। इस वाले की बात करूँ तो ये 2 डिग्री होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बी। ओके, अब बी का कार्बोकेटायन बनेगा कैसे, ये देखो। इसमें से क्या होगा, जैसे ये CH3 है, साथ में OH जुड़ रहा है, ये OH निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके। जैसे ये OH निकला, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस OH नेगेटिव अलग। तो ये जो हमारा बना, ये हमारा क्या बना, कार्बोकेटायन। अब इस कार्बन पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, 3 कार्बन लगे हुए हैं, इसलिए ये 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना, तीनों साइड से प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, इसके कारण ये स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी किसके कारण होती है, ये भी ध्यान दो, स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किसके कारण होती है, प्लस आई इफेक्ट के कारण। और जो स्टेबल होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो 0 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव, और स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री। ठीक है, चीजें पता होनी चाहिए, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं लेकिन अच्छे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। द सुटेबल रिएक्शन दैट विल कन्वर्ट द बेंजीन टू टोलुइन इज, वह उपयुक्त अभिक्रिया जो बेंजीन को टोलुइन में बदलेगी, ये बताना है, बेंजीन से टोलुइन के लिए। तो बेंजीन से टोलुइन के लिए ना हमारे पास ऑप्शन दिया, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं चलेगा, ये केवल एल्डिहाइड वगैरह में चलता है। हाइड्रोजन एंड एडिशन, हाइड्रोजनेशन और एडिशन से भी नहीं, क्योंकि आपको टोलुइन बनाना है तो बेंजीन के ऊपर CH3 लगाना है। फ्रीडल क्राफ्ट कैलकुलेशन, फ्रेंड्स इससे हो जाएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट कैलकुलेशन में हमारे पास होता क्या है, हमारे पास होता है कि बेंजीन होता है, बेंजीन के ऊपर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं। किसकी रिएक्शन कराते हैं, एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं करके दिखाता हूँ। तो बेंजीन ये रहा, इसके ऊपर CH3Cl की रिएक्शन कराई, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में। तो CH3 जो होता है वो जाके जुड़ जाता है बेंजीन से, और जहाँ पर जुड़ता है वहां से एक हाइड्रोजन निकलता है जो इस वाले Cl के साथ चला जाता है। ठीक है, ये सिंपल सी रिएक्शन थी, इसे हम कहते हैं फिडेल क्राफ्ट एल्किलेशन रिएक्शन। तो बेंजीन से टोलुइन इसी से बनता है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं फिडेल क्राफ्ट एसिलेशन, ये कहना है तो एसिलेशन से नहीं बनता, एल्किलेशन से बनता है, क्योंकि CH3 जोड़ना है। हाँ, एसिलेशन से बता दूं, अगर ये किया जाए, ठीक है, केवल एसिलेशन किया जाए तो इससे कीटोन बनता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टेस्ट में आता है कि दो सब्सटेंस के टेस्ट के लिए कौन सा यूज हो सकता है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, टॉलेंट रिएजेंट, आयोडीन प्लस बेस, फेलिंग सॉल्यूशन और हाइड्रोजन। मैं आपको सबके बता देता हूँ। फ्रेंड, जो टॉलेंट रीजन होता है
ये जो होता है टॉलरेंस रीजन, ये सब्सटेंस होता है सिल्वर अमोनियम और क्लोराइड, आई थिंक OH होता है या शायद क्लोराइड होता है, एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ, वेट अ सेकेंड प्लीज। टॉलरेंस रीजन में ना, हाँ ये होता है, ओके OH नेगेटिव, यस बेस होता है। तो ये चीज़ होती है टॉलरेंस रीजन में, ठीक। तो टॉलरेंस रीजन जो होता है वो जनरली एल्डिहाइड ग्रुप के लिए होता है। अब मैं बात करूं अगर एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन की, तो एसीटोफिनोन में बेंजीन के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप, दैट इज कीटोन ग्रुप, और CH3 होता है। बेंजोफिनोन में अगर मैं बात करूं तो बेंजीन होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, और दूसरा भी बेंजीन ही होता है, ये बेंजोफिनोन है। तो टॉलरेंस के लिए क्या चाहिए, CH2 जो कि नहीं है, ठीक है, तो टॉलरेंस नहीं देगा। आयोडीन प्लस बेस दे देगा, बिकॉज आयोडीन प्लस बेस जो एसिटोफिनोन है उसमें येलो कलर देता है, और इसमें नो रिएक्शन, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं, तो आयोडीन प्लस बेस से हम पहचान कर सकते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं फिलिंग सॉल्यूशन की, कॉपर वाले की। तो कॉपर वाले के साथ क्या होगा, इसमें एल्डिहाइड होना चाहिए, ये भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देता है, तो इसमें भी यूज नहीं होगा क्योंकि एल्डिहाइड किसी में नहीं है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बोनिल ग्रुप के लिए टेस्ट देता है, कार्बोनिल ग्रुप के लिए, किसके लिए, कार्बोनिल के लिए। अब मैं देखो तो इसमें भी कार्बोनिल है, इसमें भी कार्बन है, तो ये दोनों के लिए देगा, दोनों के लिए देगा, इसलिए इनकी पहचान नहीं हो सकती, इसलिए पहचान नहीं हो सकती, इनको अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है, समझ गए। भाई मान लो कोई एक सब्सटेंस दोनों में सेम टेस्ट देगा, तो फिर उसकी पहचान कैसे करोगे कि कौन सा क्या है। ओके, सो डी इसलिए यूज नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के साथ रिएक्शन देता है। फेलिंग सॉल्यूशन में एल्डिहाइड के साथ होना चाहिए, इसमें एल्डिहाइड नहीं है इसलिए रिएक्शन नहीं देता। सेम चीज टॉलोइन सॉरी टॉलरेंस जो रिएजेंट है वो भी नहीं देता क्योंकि उसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल चेंजेस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्न में से किस अभिक्रिया में अणु का निरपेक्ष विन्यास परिवर्तित हो जाता है, इट इज बी, ठीक है फ्रेंड्स। सो बी में ये चेंज हो जाता है, आपको पता होना चाहिए, ये वन स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द SN1 रिएक्शन, SN1 अभिक्रिया के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इट इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बिल्कुल सही फ्रेंड्स। SN1 का नाम ही सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर होता है, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर होता है। तो यूनिमॉलिक्यूलर है इसलिए अभिक्रिया यूनिमॉलिक्यूलर है, एक आणविक है, ठीक है। सो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट। इट प्रोसीड विथ कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, गलत फ्रेंड्स, इसमें इन्वर्जन नहीं होता, इसमें रीअरेंजमेंट होता है, ये ध्यान देना। क्या होता है इसमें, रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन इन्वर्जन नहीं होता कॉन्फ़िगरेशन का, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड की बात करते हैं, इट इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट, बिल्कुल सही, अभी अभी मैंने बताया, तो थर्ड तो सही हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट सही है, थर्ड भी सही है। फोर्थ की बात करते हैं, टर्शरी एल्किल हैलाइड जनरली गिव दिस रिएक्शन, तृतीयक एल्किल हैलाइड सामान्यतः ये अभिक्रिया देता है, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास कौन कौन सा सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, थर्ड सही है, एंड फोर्थ सही है, तीन स्टेटमेंट सही है। सेकंड नहीं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन SN2 में होता है, फर्स्ट में नहीं होता। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ के साथ बी, बी इज द करेक्ट आंसर। तो 24 का आंसर क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ सुपरसोनिक स्पीड, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द साउंड इज कॉल्ड, फ्रेंड देखो, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ साउंड का जो रेशियो होता है फ्रेंड्स, ये आप पढ़ भी लेना, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड का जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं मैक नंबर, क्या कहते हैं, मैक नंबर, ओके। और सुपरसोनिक के केस में जो मैक नंबर आता है वो आता है ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा। क्यों, क्योंकि स्पीड जो होती है सुपरसोनिक के केस में ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है। सुपरसोनिक चाल मतलब ध्वनि की चाल से अधिक,
ठीक है, तो इसलिए जो इसका रेशियो होता है ग्रेटर देन 1 आता है। ओके, तो कौन सा आंसर हुआ? ए इज़ द करेक्ट आंसर। मैजिक नंबर की बात करता हूँ फ्रेंड्स। मैजिक नंबर हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, स्टेबिलिटी की बात आता है किसी भी एटम की। ओके, एफ नंबर की बात करते हैं। तो जो एफ नंबर होता है वो कहाँ यूज़ होता है फ्रेंड्स? मैं अगर बताऊँ तो ये शायद यूज़ होता है ऑप्टिक्स में। ओके, तो ये यूज़ होता है ऑप्टिक्स में। रेलेवेंस नंबर का मैं आपको बाद में बता दूंगा। खैर, हमारे पास जो आंसर आना है वो है ए। ओके, ये चीज़ याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। हाँ देखो, ये लिखे हुए है मैजिक नंबर। एफ नंबर जो होता है रिलीज द अपर्चर साइज ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट, ये क्या बताता है? ये फोटोग्राफिक प्लेट के अपर्चर साइज को बताता है। रेनॉल्ट नंबर क्या है? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी इन द फ्लूइड मैकेनिक्स यूज्ड टू प्रिडिक्ट द फ्लूइड पैटर्न, लेमिनर और टर्बुलेंट। ये कह रहे हैं कि ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज़ होती है, ठीक है। और ये क्या प्रिडिक्ट करता है? ये जो फ्लो पैटर्न होता है, लिक्विड का फ्लो पैटर्न जो होता है उसको बताता है, उससे रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा क्या आंसर है? मैक नंबर, जो कि ये बताता है कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ साउंड का क्या रेशो है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 तक ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत धमाकेदार तरीके से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, सारे टॉपिक इंक्लूड कर दूंगा, 5-7 सेट में सारे टॉपिक इंक्लूड कर दूंगा जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ओके, और डेफिनेशन तो दे ही रहा हूँ, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर चीज़ को। तो जुड़े रहे हमारे साथ चैनल के, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।